हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे ये एक टेक्निकल वैकेंसी है जिसमें आपका आईटीआई की वेरियस ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, साथ ही डिप्लोमा की भी वेरियस ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आज की इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, इसकी टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या रखी गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 476 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो डिवीजन में वैकेंसी निकाली गई है। इनकी दो डिवीजन है। पहला आपकी जो है रिफाइनरी डिवीजन है, दूसरा आपका पाइपलाइन डिवीजन है। अब इसमें इन्होंने पे स्केल को भी डिवाइड कर दिया। जैसे आपको जो रिफाइनरी डिवीजन है उसमें आपका 25,000 से 1,05,000 का बेसिक पे आपका रहेगा। वहीं जो पाइपलाइंस डिवीजन है उसमें कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 25,000 से 1,05,000 है, और जो दूसरी पोस्ट है उसमें आपका 23,000 से लेके 78,000 का पे स्केल यहाँ पे रखा गया है। यानी कि यहाँ पे 3 तरह की पोस्ट इनके द्वारा निकाली गई है। पहला आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, दूसरी आपकी इंजीनियर असिस्टेंट, और तीसरी आपकी टेक्निकल अटेंडेंट। तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए देख लेते हैं कौन कौन सी डिप्लोमा की ब्रांच और आईटीआई की ट्रेड में यहाँ पे वैकेंसी है। तो डायरेक्ट नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ PNU O&M। तो इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। साथ ही इन्होंने यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया भी दिया है। जो जनरल के लिए 50% है, वहीं आपका EWS एंड OBC के लिए 45% और SC/ST के लिए अगेंस्ट रिवर। यहाँ पे आपका जो जर्नल EWS और OBC के लिए आपका 50% है, वहीं आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 45% यहाँ पे मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये तो सभी कैंडिडेट आई थिंक इस मार्क्स क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, तो उसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ, इसमें इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ। इसमें भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वहीं आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेम है, इसमें वही है। उसके बाद आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ, इसमें मैकेनिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, या आपके पास 10th+ ITI का फीटर में 2 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपने ITI फीटर ट्रेड से की हो, या आपने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वहीं अगला आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो ये यहाँ पे इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद दूसरी इसमें जो पाइपलाइन डिवीजन है उसमें यहाँ पे ये आपकी जो पोस्ट थी ऊपर, ये थी आपकी यहाँ पे रिफाइनरीज डिवीजन में जो आपकी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट थी। अब यहाँ पे जो आपकी पाइपलाइन डिवीजन में जो पोस्ट है वो आपकी इंजीनियरिंग असिस्टेंट की। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में है आपका यहाँ पे देखिए आप नंबर 1 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4th। इसमें आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो। मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद है आपका यहाँ पे सेकंड है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल। इसमें भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपका मैकेनिकल में हो या आपका ऑटोमोबाइल में हो, ठीक है। उसके बाद है इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I ग्रेड 4th। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है टेक्निकल अटेंडेंट। इसमें आपने अगर इन ट्रेड से ITI किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए सबसे पहले जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फीटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट हो गया, मशीनिस्ट भी इसमें है, मशीनिस्ट ग्राइंडर भी है, ठीक है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें, टर्नर भी है, वायरमैन भी है, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी है, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर है, और मैकेनिक डीजल है। तो ITI की वेरियस स्टेट से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे इसके
एज लिमिट के बारे में। तो जो इसकी एज लिमिट है वो आपकी 18 से 26 साल की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा ओबीसी के लिए जैसे 3 साल, और SC/ST के लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन मेथड में यहाँ पे मेथडोलॉजी क्या रखी गई है। तो जो सिलेक्शन मेथडोलॉजी है इनकी, वो इसमें इन्होंने कहा है कि आपका इसमें 2 एग्जाम होंगे। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो आपका 2 घंटे का होगा, जिसमें आपके 100 नंबर आएंगे। 75 मार्क्स जो आपके होंगे सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे, 15 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, और जनरल अवेयरनेस से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइनली बात यह है कि सब्जेक्ट नॉलेज का जो होगा आपका 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज के होंगे 75, वहीं आपका 15 जो क्वेश्चन होंगे आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के होंगे, और 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो ये आपका पहला CBT टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका जो टेस्ट होगा वो होगा आपका स्किल टेस्ट, जिसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, फिजिकल टेस्ट कहते हैं। उसमें आपका प्रैक्टिकल होता है जो करवा के दिखा वहाँ पे इनके द्वारा करवाया जाता है। वो केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है। आपकी जो मेरिट बनेगी वो CBT फर्स्ट के बेस पर ही बनेगी। उसके बाद 5, 6, 7 गुना कैंडिडेट को वहाँ पे आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है और आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे होता है स्किल टेस्ट में। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे चलते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम की डेट के बारे में। तो जो उन्होंने एडमिट कार्ड की टेंटेटिव एग्जाम, सबसे पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो 22 जुलाई से इसके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 21 अगस्त, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। वहीं यहाँ जो इसकी एडमिट कार्ड के डेट है इशू करने की, टेंटेटिव डेट, वो आपकी 10 सितंबर को इसके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो इसका पहला टेस्ट होगा CBT 1 होगा, वो आपका सितंबर के लास्ट वीक तक कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। वहीं इसका जो लाइकली शेड्यूल फॉर द पब्लिकेशन फॉर कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट होगा वो आपका अक्टूबर के थर्ड वीक तक रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया जाएगा। और लगभग आपके देश भर के लगभग सभी सिटी में इसका सेंटर भी अवेलेबल कराया जा रहा है इनके द्वारा। तो आप अपनी सिटी में भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।